हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैंने पहले भी बताया है कि मैं PSIR ऑप्शनल में पढ़ाता हूं और उससे रिलेटेड जितने भी GS में सेगमेंट हैं, चाहे पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हो या सोशल जस्टिस हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो और इंटरनल सिक्योरिटी भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है और सोशल जस्टिस जो है वो गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सेपरेट कंपार्टमेंटलाइज किया जा सकता है। इसी वजह से ये सारे सेगमेंट में पढ़ाता हूँ। सोशल जस्टिस को पॉलिटी से भी आप DPSP से जोड़ करके देख सकते हैं और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनसे जोड़ करके देखा जा सकता है। तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये सोशल जस्टिस GS में बोलते हैं तो ये आउटलैंडिश लगता है, कैसे ये पढ़ाते होंगे। ऐसा नहीं है, मैं ये भी बखूबी पढ़ाता हूँ। हालांकि इससे 2 ही प्रश्न आते हैं, यानी 20 में से 2 प्रश्न आप कह सकते हैं 10% इसका वेटेज रहता है। 2 या 3 प्रश्न गवर्नेंस से रिलेटेड होते हैं, 4 प्रश्न IR से रिलेटेड होते हैं, शेष पॉलिटी से ही रिलेटेड होते हैं। दूसरे शब्दों में पॉलिटी सेगमेंट से अधिक क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से लगभग 16 क्वेश्चन, आप 15 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चन आप कह सकते हैं IR से रिलेटेड होते हैं। गवर्नेंस से तो 2 ही होता है और सोशल जस्टिस से 2 ही होता है। जनरली 4 IR से रिलेटेड होता है। अगर आप 10 हटा दें तो 10 आप कह सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड होता है और इसलिए पॉलिटी पर फोकस किया जाता है। आपको मैं बताता चलूं कि सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों को मिला करके बनता है। IR PSIR का हिस्सा है और वो एक्चुअली इस सिलेबस में ही है, पॉलिटी का हिस्सा है। यानी पॉलिटिक्स तब कहलाता है जब देश की सीमा के भीतर राजनेता अपनी राजनीतिबाजी दिखाते हैं या राजनीतिक कला दिखाते हैं चुनाव जीतकर सत्ता में आने के लिए। अब मार्गेंथू कहता ही है कि भाई ऐसा है, पॉलिटिक्स किया ही जाता है पावर प्राप्त करने के लिए, यानी सत्ता हासिल करने के लिए। और इस प्रकार इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC ने, जो बाद में आपसे चर्चा करेंगे। पॉलिटिक्स इज पावर, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। खैर, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स देश के सीमा के भीतर किया जाता है राजनेता द्वारा, उसे हम पॉलिटिक्स नाम देते हैं और सीमा के बाहर उसी को डिप्लोमेसी नाम देते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और पॉलिटिशियन सत्ता इसीलिए प्राप्त करता है ताकि वो विदेश नीति और घरेलू नीति दोनों का निर्धारण कर सके। रक्षा नीति सामान्यतः विदेश नीति से ही रिलेटेड होती है, इसीलिए 2+2 डायलॉग में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसी भी देश के। भारत इस समय अमेरिका और जापान दोनों से 2+2 डायलॉग कर रहा है। 2+2 डायलॉग अमेरिका के साथ इसकी शुरुआत कोरोना पीरियड में अक्टूबर 2020 में हुई थी। खैर, जापान से तो पहले से चली आ रही है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उत्तर कैसे लिखा जाए, आप मैं इसको बताने जा रहा हूँ। दरअसल जब भी स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात आए तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी को ही डिफाइन कर दीजिए। स्ट्रेटेजी कल बताया था, रणनीति इसकी हिंदी होती है एनी पॉलिसी बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ एनी पॉलिसी एट हैंड, यानी हमारे पास जो सबसे उपलब्ध सबसे बेहतर जो विकल्प है उसे ही रणनीति कहते हैं। हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे सबसे बेहतर रणनीति को ही हम लोग रणनीति कहते हैं। और कल्चर एक ट्रेडिशन में जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें टेलर के अनुसार शामिल हैं। धर्म भी है, मूल्य भी हैं, परंपरा भी है, आदर्श भी है, खान पान पहनावा भी है, बोलचाल का तरीका यानी लैंग्वेज भी है, व्यवहार भी है। ये सारी चीज़ें जो मिल करके बनाती हैं संस्कृति। तो इस प्रकार से हम केवल रणनीति को, मतलब हम केवल सेना से या सामरिक नीति से शामिल नहीं कर सकते, हम इसे आर्थिक नीति में भी ले जाते हैं, राजनीतिक नीति में भी ले जाते हैं, सामाजिक नीति में भी। यानी जिससे राजनेता अपने को सत्ता में स्थापित कर सकता है और जिससे देश का हित हो सकता है उसे हम रणनीति कहते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे विदेशों के साथ संबंध भी हम केवल एक तरह का केवल सामरिक संबंध तो बनाते नहीं, ज़्यादा संबंध तो कूटनीतिक ही बनते हैं और कूटनीतिक संबंधों में ही सॉफ्ट पॉलिसी या सॉफ्ट पावर की पॉलिसी यानी
सॉफ्ट मृदु शक्ति के की अवधारणा शामिल है। सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं हार्ड पावर है, हार्ड पावर तो मिलिट्री से रिलेटेड हो जाता है, जो जोसेफ एन आई जूनियर ने 1990 में बाउंड टू लीड में नामक पुस्तक में जिसका जिक्र किया था। खैर उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तब उत्तर कैसे लिखेंगे हम आप संक्षेप में बता दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन को आप एक पैरा बनाइए। इसमें सबसे पहले जो है मैथिली शरण गुप्त, जिनकी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान वगैरह ने जिनको श्रद्धांजलि अर्पित की, मई 2022 की बात है, ठीक है, और जिनकी पुण्यतिथि भी कुछ दिन पहले मनाई गई थी, उनके इस कविता से इसकी शुरुआत करिए कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। कहा जाता है आगे की दो पंक्तियाँ, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसे गया प्रसाद शुक्ल जो स्नेही नाम से पुस्तक लिखा करते थे, उन्होंने इस लाइन को जोड़ा था और इसे कई पत्रिकाओं और किताबों को दिया भी था। तो कहा जाता है कि साकेत नामक जो महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने 1939 में कंप्लीट किया था, प्रकाशित कराया था, उसी में ये पंक्तियां हैं। यहीं से शुरू करिए। यानी भारत जो है वो देश प्रेम से लबालब रहने वाला देश रहा है। देश के भीतर हम लड़ते मरते जरूर रहे हैं, लेकिन विदेशी ताकतों से लड़ने में हम एकजुटता दिखाते रहे हैं। या उस समय के जो चक्रवर्ती राजा या सम्राट रहे हैं, उन्होंने विदेशियों से लड़ने में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया है और स्ट्रेटेजिक कल्चर दिखाया है। चाहे वो सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का मुकाबला हो, या अलेक्जेंडर से तो हो नहीं पाया था, अलेक्जेंडर उसके पहले ही चला गया था यहाँ अपने गवर्नर को छोड़ करके। वही सेल्यूकस निकेटर था जिससे कहा जाता है जिसकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई थी। वो पौरुष से लड़ा था अलेक्जेंडर झेलम नदी के पास। तो कहा जाता है कि पौरुष के जवाब से अलेक्जेंडर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने पौरुष को उसका राजपाट सब वापस कर दिया। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से जब भी विदेशी आक्रांताओं से निपटने की बारी रही है या अपने देश के गरिमा को ऊंचा उठाने की बारी रही है, तो देश हमेशा से आगे रहा है। इस तरह से करके आप पहले पैरा में, जिसमें इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन दोनों रहेंगे, इन दोनों को आप आगे बढ़ाएंगे। मैथिली शरण गुप्त की कविता से ये इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा लगता है कि ये सामरिक यानी सैन्य नीति की ओर झुका हुआ है, लेकिन देश प्रेम को केवल सामरिक नीति से यानी सेना से ही जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त शाकाहारी थे और मैथिली शरण गुप्त सनातन धर्म के पालन करता थे। इसलिए उन्होंने हिंसा यानी मार काट वाली नीति को ज़्यादा तरजीह नहीं दिया है। वो भी गांधी की तरह से अहिंसावादी थे या गांधीवादी थे आप कह सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक कल्चर को बहुत तरजीह दिया करते थे। चाहे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जिनका जिक्र हमने किया, जो वीणा नाम से ज़्यादा कविता लिखा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन लोगों ने, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता, वो प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन उनमें भी वो भी भारत के गरिमा को ऊंचा उठाने की कोशिश अपने कविता के माध्यम से किया करते थे। इसी प्रकार से दक्षिण के कवि सुब्रमण्यम भारती का भी जिक्र आप कर सकते हैं। उन्होंने भी माँ भारती के मस्तक को ऊंचा उठाने के लिए तमाम तरह के कविताओं और साहित्यों की रचना की। तो इस प्रकार से आप इन लोगों का जिक्र करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ डू और डाई का नारा दिया था। हालांकि उसमें डू और डाई में कुछ लोगों का मानना है कि उसमें हिंसा का पुट था, लेकिन वो इसमें हिंसा का पुट नहीं था। भाई हम तमाम तरह से आत्मबल से आपको भगाएंगे, लेकिन भगा के रहेंगे। इसीलिए उन्होंने जब चित्तू पांडे वगैरह ने बलिया में स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये हिंसा की ओर जाए। वही स्थिति जो 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। खैर, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और इसीलिए गांधीवाद को हमेशा अहिंसात्मक आंदोलन से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त भी समकालीन कवि थे, सुमित्रानंद पंत भी थे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी थे। इन सभी लोगों ने कोशिश यही किया
कि भाई ऐसा है कि अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश में प्रेम की धारा बहाई जाए, साथ ही देश की गरिमा को ऊंचा उठाया भी जाए, और इसे विभिन्न क्षेत्रों में, ऐसा नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो मलिन लोग हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, भले ही अम्बेडकर के साथ गांधी के डिफरेंसेस थे जाति को लेकर के, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों ने मिल कर के जो समाज के दबे कुचले लोग थे उनके उत्थान के लिए ही कार्य किया। पुनः गांधी ने नारी उत्थान के लिए भी कार्य किया। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। खैर जो भी है, कहने का जो तात्पर्य है कि मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि गांधीवाद और जो मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, सुमित्रानंद पंत आदि जैसे लोगों ने की रचनाओं में जो मिलता है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान की बात जो कही गई है, वो वास्तव में सब स्ट्रेटेजिक कल्चर को ही बताता है। इसमें मुख्य रूप से भारत के आत्मबल और आध्यात्मिक बल को मजबूती दे करके आगे बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे कि अंग्रेज भी प्रभावित थे और अंग्रेज़ों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब हम इससे कैसे लड़ें। भाई कोई आदमी अगर शारीरिक शौर्य का प्रदर्शन करता है, हमारे खिलाफ हिंसा करता है, तो हिंसा का जवाब हिंसा यानी तोप लगा के हम उड़वा देंगे, हमारे हाथ में फोर्स है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों का कैसे हम मुकाबला करेंगे। इस प्रकार से भारत में रणनीतिक संस्कृति, यानी जिससे हम विदेशियों को चित कर सकें या उन लोगों को चित कर सकें जो भारत विरोधी कार्य करते हैं, तो इसमें कौन सी रणनीति अपनाई जाए, ये हमेशा ही देखा गया है, आदिकाल से लेकर के और वर्तमान तक जो है वो देखा गया है। और आज सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, मृदु शक्ति की बात हो रही है, लेकिन भारत इस पर बहुत पहले से अमल करता आ रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों राज परिवार के थे, लेकिन दोनों ने अहिंसा का रास्ता अख्तियार किया। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन से इसको आप जोड़ सकते हैं। आधुनिक काल में आप केवल इनसे नहीं, ज्योतिबा फुले से लेकर के अंबेडकर, महात्मा गांधी तक सबने अहिंसा को महत्वपूर्ण माना और सबने अपने अपने तरीके से समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए कार्य करने की कवायद की, जबकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ये सभी की सभी चीज़ें बताती हैं कि भारत में रणनीतिक संस्कृति, यानी वह संस्कृति जिसमें अल्टरनेटिव को, बेस्ट अल्टरनेटिव को अपनाया गया ताकि समाज के हर क्षेत्र में उत्थान किया जा सके, इसको अपनाने की कोशिश किया भारत ने। इसका आप जिक्र कर सकते हैं और इसी तरह से आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं जो इंट्रोडक्शन के से मेल खाता हो। 150 शब्दों में ही लिखना है, कमेंट में लिखना है। इवेल्युएशन करते समय थोड़ा सा आप अंबेडकर को कह देंगे कि भाई वो गांधी जी के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, यानी वो हरिजन कहने को नहीं, वो डिप्रेस्ड क्लासेज यानी दलित वर्ग का ही कहना पसंद करते थे। उन्होंने कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना ये था कि भाई ऐसा हरिजन कहने से जो इनके खिलाफ इतिहास में अत्याचार हुआ है वो दब जाएगा, लेकिन अगर हम पद दलित और दलित कहेंगे तो उससे ये ज़्यादा उजागर होगा कि इनके खिलाफ इतिहास में किस तरह से अत्याचार किया है लोगों ने या समाज ने, उससे इनके प्रति अधिक सहानुभूति उमड़ेगी। खैर, इवेल्युएशन में ये सब कहने के बाद आपको टिप्पणी करना है। टिप्पणी में इवेल्युएशन केवल नहीं होता है, सब में होता है, सबका पुट होता है। दूसरे शब्दों में थोड़ी बहुत आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, और कंक्लूजन को हमेशा इंट्रोडक्शन से मेल खाता हुआ रखना है। इस तरह से करके 150 शब्दों में देख लेना है कि 150 शब्दों में कहाँ ये फिट होता है, कहाँ नहीं। ये हमने कल एक प्रश्न दिया था। अब हम एफर्मेटिव एक्शन, एक मिनट देख लेते हैं, ये अनसॉल्व रखे हुए हैं। एफर्मेटिव एक्शन 2021 में पूछा गया था। वर्ष 2021 में एफर्मेटिव एक्शन पर सवाल आया हुआ है। एफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न हमेशा यूपीएससी पूछती रही है। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण न्याय से ही संबंधित है, जिस पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। सेक्शन ए, पेपर फर्स्ट सेक्शन ए, सब क्वेश्चन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी ई होता है ना, तो उसमें बी सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफर्मेटिव एक्शन ये बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में
पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 में, पेपर फर्स्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेक्शन ए में सब क्वेश्चन बी, एक के सब क्वेश्चन बी में ये दिया हुआ है अफर्मेटिव एक्शन, इसी पर आपको 150 शब्दों में लिख करके लाना है। इसी पर कल हम चर्चा करेंगे। ये भले ही 2021 में पूछा गया, लेकिन इससे रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट है 2025 के लिए भी। हम 2025 की चर्चा कर रहे हैं, हम 2024 की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो अगले महीने ही एग्ज़ाम है, तब हम उस पर क्या चर्चा करें। तो खैर 2025 में जो लोग तैयारी करने जा रहे हैं वो लोग 2021 तक के पेपर को देखेंगे और उसमें इस तरह की चीज़ें, अफर्मेटिव एक्शन, ये पॉलिटी के लिए भी, जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल के लिए, हालांकि पूछा ऑप्शनल में है लेकिन इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए। धन्यवाद।